हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें जो हमारा चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, चैप्टर के नेम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चैप्टर बहुत ईजी है। पढ़ना क्या है आपको? एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली में बस इतना ही पढ़ना है, अंदर कोई भी राज छुपा हुआ नहीं है। सही में सिर्फ और सिर्फ हमें एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ना है, जो कि पहले आप लोग आपके जो है एनवायरमेंटल स्टडीज में शायद पढ़ चुके होंगे, या फिर इसके अपार्ट जो है आपने साइंस वगैरह में इसको पढ़ा होगा। बस वही चीज जो है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है इन आवर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बहुत ईजी चैप्टर है, तो अभी से खुश हो जाओ। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है वो हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द ओवरव्यू। ओवरव्यू इज नथिंग, सिंपल जो है इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट, रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। आई होप सो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है इस चैप्टर को लेकर, जैसे जैसे यहाँ पर जो है आपके पास में टर्म्स आते जा रहे हैं, या आई वुड से टॉपिक्स आते जा रहे हैं। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्यों अराइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो ठीक है, एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ लेंगे, थोड़ा सा बहुत इजी टॉपिक है, हालांकि वो ओजोन डिप्लीशन से ही रिलेटेड है। उसके बाद में स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, की इंडिया का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से फैक्ट्स रहेंगे बेसिकली हमारे पास में कि इंडिया का एनवायरनमेंट कैसा है। फिर चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया के एनवायरनमेंट में, दैट इज हमारा एनवायरनमेंट जो जैसे पहले होता था क्लीन ग्रीन, वो क्यों नहीं हो रहा है, अब क्या दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो व्हाट आर दी चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट, इसको देखेंगे। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे बेसिक टॉपिक्स होने वाले हैं, जो कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में करेंगे कवर। ऑल राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विथ मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या होता है मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, आप बोलोगे मैम एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट। तो यस, एक्चुअली एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट। ठीक है, एक जो है प्लैनेटरी पूरा, वी विल से कि जितने भी प्लैनेटरी रिसोर्सेज है वो सारे क्या है, वो सारे एनवायरनमेंट ही तो है, चाहे बायोटिक हो चाहे अबायोटिक हो। बायोटिक का मतलब लिविंग, अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। तो बायोटिक और अबायोटिक जो एलिमेंट्स हैं वो मिलकर बनाते हैं किसको, एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो एनवायरनमेंट इज बेसिकली एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू। अब अभी एट प्रेजेंट आपका इन्वायरमेंट क्या है, आपका स्टडी टेबल है, आपके पास आपका रूम है। ठीक है, दैट इज योर एनवायरमेंट। आप यहाँ से उठकर बाहर गार्डन में चले जाओ, वो आपका एनवायरमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एनवायरमेंट जो है वो यही है कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। So environment is defined as total planetary inheritance and the totality of all resources. क्या है environment का मतलब, जो टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस है, एक प्लैनेट पर जितना भी इनहेरिटेंस है, जितनी भी चीजें हैं और जो सारे रिसोर्सेज हैं, दैट इज बेसिकली इन्वायरमेंट। ठीक है, अर्थ है तो अर्थ में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ क्या है, सब कुछ मिलाकर बना रही है इन्वायरमेंट। वो किसका इन्वायरमेंट बना रही है, अर्थ का इन्वायरमेंट बना रही है। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स ऑल दी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। इसमें सारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स आएंगे जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। बायोटिक का जो सर्वाइवल है वो अबायोटिक के बिना नहीं है। अबायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक फैक्टर्स जो है ना, वो हमें चाहिए होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। जैसे कि सिंपल एग्जांपल दूं, आपका फोन, क्या वो बायोटिक है? नहीं, अबायोटिक है वो तो, राइट। बायोटिक क्या होता है, बायोटिक का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो बायोटिक है स्टूडेंट्स, इसमें जो ये है ना आपका बायो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लाइफ। तो बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ है, अबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं है। तो बायोटिक इज बेसिकली जो है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अबायोटिक इज नॉन लिविंग। तो बायोटिक का सर्वाइवल अबायोटिक के बिना हो जाएगा क्या, नहीं होगा। अभी एग्जाम्पल दिया आपको, फोन के बिना सर्वाइवल होगा क्या, नहीं होगा। अब आप बोलोगे नहीं नहीं मैम हमारा तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पता है आप में से बहुत सारे ने आंसर दे दिया होगा कि नहीं हमारा तो हो जाएगा फोन के बिना सर्वाइवल। लेकिन आपका अगर फोन के बिना हो जाएगा तो चलो आपको दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, बेड के बिना सर्वाइवल होगा, हाउस के बिना सर्वाइवल होगा,
नहीं होगा। आपके व्हीकल्स के बिना आपका सर्वाइवल होगा, आपकी साइकिल के बिना आपका सर्वाइवल होगा, ये सब क्या है, अबायोटिक ही तो है। तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों मिलकर जो है इस एनवायरनमेंट को बनाते हैं, और बायोटिक और अबायोटिक दोनों जो है एक दूसरे को करते हैं इन्फ्लुएंस। बायोटिक जो है उसको अबायोटिक की जरूरत है प्रॉपर अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है तो, और अबायोटिक का यूसेज तो अबायोटिक का जो यूसेज है वो तो क्या कौन करेगा, बायोटिक ही करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए वील से कि दोनों जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और दोनों एक दूसरे पर बेस्ड होते हैं। बात करते हैं किसकी, बायोटिक एलिमेंट्स की। तो बायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड ऑल लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, ईटीसी, ठीक है। अबायोटिक में क्या आ रहा है, अबायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, ईटीसी। अब ये वाले तो बिल्कुल जो है नेचुरल वाले आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि हर जगह पर होते ही हैं और इनके बारे में आपको पता ही है। बट जो आज मैनमेड हमने अबायोटिक एलिमेंट्स बना दिए वो भी तो हमारा एनवायरनमेंट ही है, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे जुड़ते हुए आपका जो जिससे आप कनेक्ट करोगे वैसे एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं, जिससे के थ्रू आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ भी गया है कि बायोटिक अबायोटिक दोनों क्या है, एक दूसरे पर इन जो है बेस्ड है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। ये कुछ आपके बायोटिक एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हो गए हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट कि आप पढ़ पढ़ कर मतलब सिर्फ रीड कर करके बोर ना हो जाओ, तो कुछ पिक्चर्स भी देख लो साथ में। अबायोटिक एलिमेंट्स के कुछ ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके। ऑल राइट, नाउ कम्स दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या है, ठीक है। एनवायरनमेंट के क्या क्या वी कैन से कि उसका काम क्या है। तो सबसे पहला इज इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन। बेसिकली इन्वायरमेंट आपको वेरियस रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है, राइट। वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर वेरियस मैनमेड रिसोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो अगर कोई भी प्रोडक्शन आपको करना है तो आपको रिसोर्सेज की जरूरत लगेगी। ये रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि जो इन्वायरमेंट है वो आपको वेरियस रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इन्वायरमेंट सप्लाई रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। व्हाट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, देखो ये चैप्टर बिल्कुल जो है ना आपके स्मॉलर क्लासेस वाला है, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा, अज्यूमिंग कि आपने शायद नहीं पढ़ा होगा पहले, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हुए ही जाएंगे। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, रिन्यूएबल, जिसे आप रिन्यू कर सकते हो। नॉन रिन्यूएबल, जिसे आप रिन्यू नहीं कर सकते हो। रिन्यूएबल क्या है, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आज की डेट में हमारा एक्सप्लॉयटेशन इतना है, एक्सट्रैक्शन इतना है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो नेचर ने तो हमें रिन्यूएबल ही प्रोवाइड किया था। एयर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। आप क्या एयर को यूज कर लोगे तो क्या वो आपको मतलब वो कम हो जाएगी, वो वापस नहीं आएगी क्या, वो बिल्कुल आएगी, ठीक है। आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो साइड में और ऑक्सीजन चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि आपने ऑक्सीजन लिया वो खत्म हो गया है, ठीक है। वो और जनरेट हो रहा है, ट्रीज जो है ऑक्सीजन को और जनरेट कर रही है, ऑलराइट। तो दैट इज व्हाट रिन्यू होता जा रहा है ये, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ये होते हैं किसमें, हमारे इन्वायरमेंट में। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूज करना चाहिए कि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है ना या उनका जो एक्सट्रैक्शन है ना वो हम उनके रीजनरेशन रेट से कम रखें। दैट इज कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल वाटर की बात करो, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन आज की डेट में वो रिन्यूएबल हमने उसको रहने नहीं दिया। अगर रिन्यूएबल रहने देते तो वाटर स्केर्सिटी नहीं होती, वाटर स्केर्सिटी हो रही है। दैट इज डायरेक्ट एग्जांपल कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जितना इन्वायरमेंट वापस उसको जनरेट कर रहा है उससे ज्यादा हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो जो है वो एक वी विल से कि एक नेगेटिव इंपैक्ट है इन्वायरमेंट पर, जिस पर जो है हम लोग आगे भी बात करने वाले हैं। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें यूज करते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इस मैनर में यूज करें कि उनका जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उन्हें इस मैनर में यूज करो कि वो आपके यूसेज तो आ रहा है साथ ही साथ वो बच भी रहा है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा जो है उसको यूज करके खत्म कर दिया है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी उसको छोड़ कर रखो, ठीक है। तो जहां तक हो सकता है हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर जाना चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के पास में क्या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है
कि वो रिन्यू हो सकते हैं, वो खत्म नहीं होंगे, वो आपने अगर यूज किया तो वापस जनरेट हो जाएगा, रीजनरेशन उसमें पॉसिबल है। और नॉन रिन्यूएबल में ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, अगर आपने यूज कर लिया तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। So renewable resources are those which can be used without the possibility of the resource becoming depleted or exhausted, like trees, fishes, etc. Non-renewable resources are those which get exhausted with extraction and use, like fossil fuels, ठीक है। fossil fuels में भी बहुत जो है क्लियर कट और सिंपल एग्जाम्पल है तो कोल से क्या होता है, बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, एंड कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एक टाइम के बाद में कोल आकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब क्या हो रहा है, हर कंट्री एंड इवन इंडिया को आप देखोगे कि हम लोग जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साइड भाग रहे हैं। विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, ये क्या है, ये पानी हवा से चलने वाली जो है एनर्जी को जनरेट करना, दिस इज रिन्यूएबल सोर्स के साइड जा रहे हैं, बिकॉज हमें भी पता है कि कोल खत्म हो जाएगा, और अगर कोल खत्म हो जाएगा तो फिर एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होगी। इसके लिए अभी जो है कहाँ कर लो, शिफ्ट रिन्यूएबल पर कर लो, ताकि जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो पाए। So the natural resources provided by environment are used as input for production. तो जो है environment हमें क्या कर रहा है, ये various resources को provide कर रहा है, और इन resources के थ्रू जो है हमारा क्या होता है, production process जो है वो होता है complete, ठीक है। natural resources है, ये जो environment provide कर रहा है that is natural resources, और जो man-made resources होता है वो एक इंसान बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी चीज का प्रोडक्शन देखो तो उसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज लगेंगे आपको, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज किसने प्रोवाइड किए, एनवायरनमेंट ने। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और ये सब बात तो बाद में आएगी। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट नहीं होगा तो आपकी लाइफ ही नहीं होगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट एनवायरनमेंट इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। देन सेकेंड वन इज एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। यू नो एनवायरनमेंट ना बहुत अच्छी चीज है, सीरियसली हमने उसको खराब बनाया है, वो तो बहुत अच्छा था, हमने उसको डिप्लीट कर दिया, हमने उसको खराब बना दिया। इन्वायरमेंट के पास में ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि वो वेस्ट को एसिमिलेट कर सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट के पास में ये जो है प्रॉपर्टी है, या ये वी विल से कि दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट जो है ना वेस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। और जब वेस्ट एब्जॉर्ब होगा तो पोल्यूशन नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। आज पोल्यूशन क्यों हो रहा है, बिकॉज सारी चीजें जो है ना वो ऐसे फैली हुई है, वो इन्वायरमेंट उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट के पास में ये पर्टिकुलर फीचर है, ये प्रॉपर्टी है कि उसके पास में वो एब्जॉर्प्शन जो है ना प्रॉपर्टी है, कि जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब करता है, उसको जो है प्रॉपर्ली डिकम्पोज एंड ऑल होकर वो एक जो है फ्रेश चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, या व्हील से कि वो फ्रेश एरिया जो है वो मेंटेन्ड रहेगा। लेकिन फिर भी आज हम लोग इतना पोल्यूशन क्यों देख रहे हैं? अगर हम बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट के पास में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, तो क्यों हमें जो है इतने हाई हाई माउंटेन्स ऑफ जो है कचरा, राइट, माउंटेन्स ऑफ व्हील से कि पूरा जो वेस्ट है वो देखने को मिलता है, वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है, एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। अगर एनवायरनमेंट के पास में ये फीचर है तो ये सब कुछ क्यों देखने को मिल रहा है? उसके पीछे का रीजन कौन है? हम, ठीक है, वी आर दी रीजन, ऑलराइट। और हमने क्या किया है, हमने जो है इतना एक्सेसिव अमाउंट में ये वेस्ट जनरेशन किया है कि इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से हम लोग बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। अब अगर इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से आप बाहर निकले हो तो इसका मतलब ये है कि अब इन्वायरमेंट जो है वो इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और वो जितना कर पा रहा है उतना ही हो रहा है, बस बाकी का जो इतने ढेर लग रहे हैं दैट इज कि आप इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा जो है वेस्ट को जनरेट कर रहे हो। इसीलिए जो है पोल्यूशन वाली जो कंडीशन है वो आज हम लोग देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये सब का रीजन हम ही है, ठीक है। So the process of production and consumption activities generates a lot of wastage which is absorbed by the environment, ठीक है। अब functions लिखना है तो हम लिखेंगे, ऐसा मत लिखना कि नहीं अब नहीं कर रहा है, वो चीजें आप लिखोगे जब हम challenges पर आएंगे, जब हम आएंगे रीजंस फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस। जब फंक्शंस की पूछा तो सीधा फंक्शन लिखना, वो तो मैं आपको साथ ही साथ नॉलेज देते हुए चलती हूँ, क्योंकि जो है यही के यही रिलेट करके आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो और याद रख पाते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट गोज दैट एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ।
इन्वायरमेंट के पास में क्या फीचर है कि वो लाइफ को सस्टेन कर सकती है। हमारी लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। इन्वायरमेंट हमें वेरियस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एयर वाटर सब कुछ। अगर एयर वाटर नहीं होगा तो हमारी लाइफ कहाँ से होगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो है वो सस्टेन करता है किसको, लाइफ को, ठीक है। तो ये भी एक मेजर है कि अगर लाइफ सब्सिस्टेंस चाहिए तो इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। अगर इन्वायरमेंट खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। So some basic necessities of life, sun, soil, water and air are part of the environment. So environment sustains life by providing these essential elements, ठीक है। जो environment है वो life को sustain करता है इन elements को provide करके, ये essential elements को जो है provide करके, ठीक है। ओके, देन इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। इस वर्ड को तो आई गेस आज की जनरेशन बहुत ही अच्छे समझेगी, एस्थेटिक, राइट। जो रील्स वाली जनरेशन है उसको पता है एस्थेटिक का मतलब क्या है ना। तो एस्थेटिक सर्विसेज भी जो है एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करती है। एस्थेटिक का सिंपल मतलब क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे जो लाइक आई सूदिंग व्यूज जो हमें पीस पर लेकर आ सके, ऐसे पर्टिकुलर जो है नेचर या ऐसा एनवायरनमेंट, ठीक है, दैट इज बेसिकली एस्थेटिक, ठीक है। सीनरिक व्यूज जैसे आप बोलते हो, तो ये इन्वायरमेंट आपको करती है प्रोवाइड, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है तो लाइक बहुत सारे लोगों को जो है ना नेचर बहुत पसंद होता है, तो अच्छा नहीं लग रहा है चलो नेचर के पास चलते हैं, तो वी फील लाइक एक पीस वाला जो स्टेट है ना उस पर हम पहुंचते हैं, ये हमें अच्छा लगता है, हमारा जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखता है, ये हमें एक फ्रेश लुक जो है ये प्रोवाइड करता है। तो अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट हमें ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कि वो लाइफ को तो सस्टेन कर रहा है, साथ ही साथ हमारे वेलबींग का भी क्या कर रहा है, ध्यान रख रहा है। So environment includes land, forest, water bodies, rainfall, air, atmosphere, etc. People enjoy the scenic beauty of these elements like that of hill stations. Such elements help in improving quality of life. ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो quality of life है वो enhance हो रही है, वो improve हो रही है, ठीक है। Then the environment is able to perform these functions without any interruption as long as demand of these functions is within its carrying capacity. तो ये जो सारे functions थे ना, ये environment कब तक आपको provide करेगा, जब तक आप environment की carrying capacity के अंदर जो है ना demand कर रहे हो, ठीक है। Now what is basically carrying capacity, ठीक है, carrying capacity क्या है, तो carrying capacity implies two things. First one, resource extraction should remain below the rate of resource regeneration. अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि जो रिसोर्स का रीजनरेशन रेट है वो ज्यादा होना चाहिए, किससे, रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन रेट से। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं और रीजनरेशन कम हो पा रहा है। हमारा एक्सट्रैक्शन रेट इतना हाई है कि हम जो है ना रिसोर्स को रीजनरेट होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तो हमें वेरियस प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, इसीलिए तो हमें फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, इसीलिए तो हमें वाटर स्केर्सिटी देखने को मिल रही है, और भी जो भी सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम वो इसी वजह से हो रहा है। इसी वजह से तो आपको O2 की कमी देखने को मिल रही है, ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन, बिकॉज आपने ट्रीज को कट कर दिया है। अब ट्रीज अगर नहीं होंगे, अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो कहां से आपका जो है ना फ्रेश एयर जनरेट होगी, अल्टीमेटली इसकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज होनी ही है, ठीक है। तो जो है कैरिंग कैपेसिटी है वो दो चीजों पर इंप्लाई करती है, वो टू थिंग्स जो है वो इंप्लाई करती है, दैट इज पहला कि जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है वो किसके बिलो रहना चाहिए, रिसोर्स रीजनरेशन रेट के बिलो रहना चाहिए, एंड दूसरी चीज जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। जो हम वेस्ट जनरेशन कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर करना है, इन द सेंस कि जो वेस्ट जनरेशन है वो एनवायरनमेंट जितना एब्जॉर्ब कर सकता है उतना ही करो, ठीक है, क्योंकि जब आप ज्यादा वेस्ट को जनरेट करोगे तो एनवायरनमेंट बोल देगा रहने दो, हमें नहीं करना है एब्जॉर्ब, हम इतना ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तुम इतना कैसे जो है वेस्ट को जनरेट कर रहे हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपका जो है 4 रोटी खाने की आदत है, या आई विल से कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो 4 जो रोटियां हैं उन्हें ही डाइजेस्ट कर सकता है, मम्मी ने आपको एक्स्ट्रा 1 रोटी दे दी तो ठीक है आपने जैसे तैसे जो है उसको मैनेज कर लिया। अब अगर उसी की जगह पर आपको 4 रोटियां और दे दी जाए तो क्या आप उसको खा पाओगे, नहीं, आप बोलोगे रहने दो, राइट। इवन अगर आपको जबरदस्ती खिला दिया जाए तो व्हाट यू विल डू, आप उसको वोमिटिंग जो है वो हो सकती है आपको
सेम चीज इज विद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जितना एब्जॉर्ब कर सकता है उतना वो कर लेगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो फिर क्या होगा, वो वॉमिट करना स्टार्ट कर देगा इन दी फॉर्म ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशंस। ठीक है, आई गेस कि इस चीज को आप लोग रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है, सबका एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है, हर एक चीज की एक लिमिट होती है, और जब लिमिट एक्सीड हो जाए चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, तो फिर होता है क्या, डिस्ट्रक्शन। और वही चीज हो रही है, इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय ही हो रहा है हमारा, और हम फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। आज की डेट में आप खुद देख लेना, आपका खुद पर ही देख लो कि आप कितने सुधरे हुए हो। ठीक है, आप क्या कहीं पर वेस्ट जनरेट नहीं करते हो, क्या आप प्रॉपर जो है वेस्ट को डस्टबिन में ही डालोगे, क्या आप वाटर जो है उसको वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्या इतना सब कुछ आप करते हो? जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 1% भी मुश्किल से मिलेंगे मुझे कि बहुत जो है ना इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हो। ठीक है, क्या आप पॉलिथिन यूज नहीं करते हो, यू आर यूजिंग, क्या आप प्लास्टिक्स यूज करते हो, बिल्कुल करते हो। ठीक है, तो वही चीज है कि बातें सब लोग कर रहे हैं और काम किसी से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि हमारा जो जनरेशन ऑफ वेस्ट है दैट शुड बी विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो जब भी आपके पास में क्वेश्चन आएगा किससे रिलेटेड, केयरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड, तो आपको ये दो चीजों पर ध्यान रखना है। फर्स्ट इज कि जो रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन है वो ज्यादा होना चाहिए रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रेट से, और जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसके अंदर ही आपको जो है वेस्ट को जनरेट करना है। ठीक है, देन उसके बाद में इफ दीज टू कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड देन एनवायरमेंट फेल्स टू प्रोवाइड, it will be fails to provide its vital functions of life subsistence। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये दो कंडीशंस जो है वो फुलफिल नहीं हुई, अगर हम लोग ये दो कंडीशंस दैट इज जो केयरिंग कैपेसिटी में देखा है, अगर वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाए तो इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट का एक मेजर फंक्शन है ऑफ लाइफ सब्सिस्टेंस वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और फिर वहां पर आएंगे क्या, दिक्कतें, वहां पर आएंगी जो है वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इट लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, और यहां से जो है जनरेट होता है क्या, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ऑल राइट, आई गेस कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो कहां से जो है जनरेट होना स्टार्ट हुआ है। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस? वैसे तो हम लोगों ने देख लिया, मतलब ऐसे तो समझ लिया है कि अगर केयरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा तो जो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या होंगे, मेंटेन होंगे। ठीक है, लेकिन स्टिल जो है प्रॉपर्ली इसके रीजंस को देखा जाए कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या होंगे। ठीक है, मतलब व्हाट आर द रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस, तो उसको देखते हैं। सो द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड एफ्लुएंट कंजम्पशन and production standards has put huge stress on the environment। इतना स्ट्रेस एनवायरमेंट पर कैसे आया है, क्योंकि जो है पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। पॉपुलेशन जब बढ़ रही है स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से रिसोर्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। ठीक है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतने ही ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए होंगे ना, रिसोर्सेस कहाँ से मिलेंगे, एनवायरमेंट से मिलेंगे। तो अब जो है हमारा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और रीजनरेशन हम होने नहीं दे रहे हैं। ऑल राइट, ज्यादा पॉपुलेशन होगी आपको ज्यादा पानी लगेगा। ऑल राइट, ज्यादा पॉपुलेशन होगी आपको ज्यादा रहने के लिए जगह चाहिए होगी, और इसके लिए क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कट कर दिए जा रहे हैं क्योंकि लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। अरे भैया, अगर आप फॉरेस्ट कट करोगे तो लोगों को रहने की तो जगह मिल जाएगी, लेकिन जो एक मेजर चीज है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, फ्रेश एयर कहाँ से मिलेगी। दूसरी चीज, जो ट्रीज हैं उनकी वजह से पूरा जो रेन वाटर साइकिल है वो क्या रहता है, वो जो है प्रॉपर चलता है। ठीक है, उसमें जो है कोई भी दिक्कतें नहीं आती है। तो अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो वो रेन वाटर साइकिल पर भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली वेरियस इश्यूज जो है वो अराइज होंगे। जो एक्सेसिव CO2 है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा अगर ट्रीज नहीं होंगे तो ये सारी जो दिक्कतें ये होगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ना वो एक मेजर फैक्टर बन रहा है आपके रीजन, आपका जो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस का, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट। ठीक है, और फिर अब उन रिसोर्सेज को हम कैसे भी लेकर रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा तो हो गया, दूसरे का दूसरा जाने और आने वाली जनरेशन का आने वाली जनरेशन जाने, सभी हम ही क्यों देखें। ठीक है, तो ये चीजें होती है। Then many resources have become extinct and the waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment। Absorptive capacity क्या है बेसिकली, कि जो है environment कितना जो आपका waste है उसको absorb कर पा रहा है। ठीक है, तो absorptive capacity means the ability of the environment to absorb degradation। ठीक है,
तो जो है बहुत सारे रिसोर्सेज क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो चलो अभी एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन हो जाएंगे। जैसे आज का हमारा कंडीशन है, अगर उस हिसाब से हम चलते रहे तो कुछ जो है 30-40 सालों में ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो है कुछ रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज है जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं। बहुत सारा जो है वेस्ट जनरेट हो रहा है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाहर, तो अकॉर्डिंगली जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है वो होगा, ठीक है। देन इसके अगर प्रॉपरली हमें जो है लाइक रीजंस बताने हो तो कुछ ये बताएंगे, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये एक मेजर फैक्टर है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंडस्ट्रीज तो सेटअप हो गई, हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो तो बढ़ गए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, इन जो कंट्रीज है वो ग्रो हो गई, लेकिन एनवायरनमेंट की किसी ने सोचा है? मेजरली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही तो सब कुछ हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में ही जो है इतनी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है जो कि पॉल्यूशन या मैं ये बोलूं कि जो वेस्ट है वो जनरेट कर रही है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये जो सारी चीजें ये यहाँ से बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक मेजर रीजन आप लोग बोलोगे किसका? इन्वायरमेंटल क्राइसिस का, ठीक है। एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन के हिसाब से रिसोर्सेज को भी प्रोवाइड करने थे, तो इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी एक जो है ना नीड ऑफ एन आवर बन गया था, ठीक है। तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि क्यों किया या क्यों नहीं किया, वो तो एक नीड ऑफ एन आवर बन गया था, लेकिन तब ये नहीं सोचा गया कि इसकी वजह से कितनी दिक्कतें आएंगी। सबने क्या सोचा कि इससे प्रॉफिट कितना अर्न होगा, ये नहीं सोचा कि इसकी वजह से प्रॉब्लम कितनी होगी, ठीक है। इसके पहले बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसके पहले क्या था? इसके पहले जो एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा था और लोग भी शांति से रह रहे थे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ठीक है, कि हमें ये रिसोर्स नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। वो तो क्या हो गया, इसकी वजह से लोगों को आदत लग गई है ऐशो आराम की ज्यादा, ठीक है। लोगों को आदत लग गई कि अब एसी ही होना। पहले तो जो है पेड़ के नीचे भी सो जाते थे तो भी ठंडा ही रहता था, कोई गर्मी नहीं होती थी। तो ये सब कुछ जो है ना जैसे जैसे एनहांसमेंट होता है तो ये सारी चीजें साथ में आ जाती है, ठीक है। एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजर हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, तो सभी को रिसोर्सेज की जरूरत है। कोई भी ये थोड़े ना बोल रहा है कि हमें रिसोर्स नहीं चाहिए, इन्हें भी तो रिसोर्स चाहिए फर्दर प्रोडक्शन के लिए, इन्हें रिसोर्स चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन हाई रेट पर हो गया, ठीक है। तो जो है रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, दोनों ही टाइप के रिसोर्सेज का जो है ओवर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन जो है वो हो रहा है। देन एक्सटेंशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज है जो कि एक्सटेंड हो चुके हैं, अब वो भी एक इशू बनाते हैं। आप लोगों ने जो है एक पूरी क्या जो है एक वो पढ़ा होगा आपने, एक बायोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, आपके जो है प्रीवियस बायोलॉजी और इनमें, कि एक पूरी साइकिल चलती है, ठीक है। बायोलॉजिकल साइकिल आई विल नॉट से, बट एक जो फूड वेब होता है, फूड साइकिल होती है बेसिकली, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इस चेन में से कोई भी एक भी स्पीशीज बाहर निकल जाए या एक भी रिसोर्स बाहर निकल जाए तो पूरा इस पर अफेक्ट होता है, ठीक है। और ये सब कुछ इन्वायरमेंट में ही तो हो रहा है, तो अगर कोई भी रिसोर्स एक्सटेंड होगा तो उसका इंपैक्ट पूरे इन्वायरमेंट पर होता है, ठीक है। और इतना हमने ओवर एक्सट्रैक्शन किया है कि कुछ रिसोर्सेज एक्सटेंशन पर पहुंच गए और कुछ हो चुके। देन एफ्यूलेंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स, सब कुछ चाहिए हमें, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमारा जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हमें सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो ये जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव आपका कंजम्पशन और प्रोडक्शन प्रोसेसेस है, स्टैंडर्ड्स है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, बिना सोचे समझे बस रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करते जाओ। मेजर प्रॉब्लम ही वही आ रही है स्टूडेंट्स की, हम जो है ना रिसोर्सेस को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरी चीज हम वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, और जहां पर इन दोनों से खिलवाड़ हुआ वहां पर एनवायरमेंटल क्राइसिस तो आर बाउंड टू हैपन, ठीक है। देन एयर एंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस की वजह से एयर वाटर पोल्यूशन हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है। ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, अब बेसिकली क्या है ना, ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन की वजह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस नहीं हो रहा है, हुआ ये पहले ये हुआ कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है ना वो जनरेट होना स्टार्ट हुए, उसकी वजह से इन चीजों पर इफेक्ट हुआ, या हम ये बोले कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन जो है होना स्टार्ट हुए, ठीक है। और फिर जो है अब ये एक मेजर हम रूट कॉज बता देते हैं कि इसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से बारिश में ये हो रहा है, तो अब वो जो है ना वो ऐसे साइकिल चला दी हमने, हुआ तो इसकी वजह से ये है, लेकिन अब हम बोल देते हैं कि इसकी वजह से ये चीजें भी हो रही है, ठीक है।
तो वो इस पर्टिकुलर मैनर में उस चीज को हमें पढ़ना है। तो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन को तो हम प्रॉपरली एक टॉपिक में ही पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम किसी पर नहीं जाते हैं, ठीक है। देन रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, रीजन फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये एक मेजर फैक्टर है। देखो क्या हुआ है, जो सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप है ना, उसमें हो गया है रिवर्सल। अब इसको आपको थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना आज की डेट में और आज से कुछ 40, 50, 60 साल पहले, ठीक है। इवन आई विल से कि थोड़ा और इससे पहले चले जाओ, ये भी थोड़ा कम ही है, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा सा अगर जो है ना लाइक थोड़ा सा हमें लिंक बैठाना हो तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से जाकर पूछना कि उनके टाइम पर एनवायरनमेंट कैसा था और आज का एनवायरनमेंट तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को जो है थोड़ा सा एनालाइज करना। पहले क्या था स्टूडेंट्स, पहले जो है ना डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा थी, ठीक है। जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है उसकी डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा थी। तो अब होता क्या था कि ये जो यहाँ से सप्लाई आ रहा है, दैट इज जो रिसोर्स रीजनरेशन है, वो आराम से हो पाता था क्योंकि उतना एक्सट्रैक्शन होता ही नहीं था, ठीक है। तो एनवायरमेंट के पास में आराम से टाइम है कि वो रिसोर्सेज को रीजनरेट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, जो लोग थे या जो उस टाइम का पूरा रहना सहना था, उसमें इतना वेस्ट जनरेट नहीं होता था, इतनी इंडस्ट्रीज और ये सब थोड़ी ना था, ठीक है। एनवायरमेंटल चीजों को यूज करते थे, वही वेस्ट बनता था, तो वो इजीली क्या हो जाता था, इजीली जो है एब्जॉर्ब हो जाता था बाय द एनवायरमेंट। तो जो है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उस टाइम पर ज्यादा थी, रीजन बीइंग कि उस टाइम पर वेस्ट इतना जनरेट नहीं होता था। आज की डेट में क्या हो गया है, आज की डेट में रिवर्स हो गया है। रिवर्स ऐसा हो गया है कि अब जो है डिमांड हो गई है फार मोर, ठीक है। इसको मैं कुछ ऐसा बोलूंगी, एक्सेसिव ज्यादा हो गई है, किससे, सप्लाई से, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है, जितना है उतने में भी हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हम कर रहे हैं ओवर एक्सट्रैक्शन, लेते जाओ, ठीक है। जो रिसोर्स मिल रहा है ले लो, ठीक है। तो ओवर एक्सट्रैक्शन जो है वो हमारा चल रहा है। अल्टीमेटली ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से क्या दिक्कत हो रही है कि इधर जो है एनवायरमेंट के पास में टाइम नहीं है, या उसे जो है हम प्रॉपरली उतना टाइम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो रिसोर्सेज को रीजनरेट कर ले, ठीक है। अब जब वो रिसोर्सेज को रीजनरेट नहीं कर पा रहा है तो रिसोर्सेज की दिक्कतें हो रही है, विच वी कॉल एनवायरमेंटल क्राइसिस। प्लस हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऐसा हो गया कि हम वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, और जहां पर वेस्ट ज्यादा जनरेट हो रहा है किससे, एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से, तो एनवायरमेंटल क्राइसिस आर हैपनिंग। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का जो रिवर्सल हुआ है ना, सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप का जो रिवर्सल हुआ है, ये भी एक मेजर रीजन है किसका, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, ठीक है। सो इन द पास्ट डिमांड वाज लेस देन सप्लाई, पहले क्या था, जो डिमांड है वो सप्लाई से कम थी, तो उसकी वजह से पोल्यूशन वाज विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, पोल्यूशन एनवायरमेंट के एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर था, ठीक है। एंड रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वाज लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, जो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन रेट था वो कम था, किससे, रिसोर्स के रीजनरेशन रेट से। तो ये भी दोनों चीजें क्या है, एनवायरमेंट के फेवर में चीजें हो रही थी, तो इसके लिए जो है कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई, ठीक है। लेकिन आज क्या हो रहा है, प्रेजेंटली डिमांड इज मोर देन सप्लाई, आज की डेट में डिमांड ज्यादा हो गई है, किससे, सप्लाई से, ठीक है। So in the present period, the demand for resources is in far excess of supply. That is, demand is beyond the rate of regeneration of the resources. आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो बहुत ज्यादा एक्सेस में है उसके सप्लाई से। इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्स का रीजनरेशन रेट है उससे बहुत बहुत हाई क्या है, हमारी डिमांड है। With the population explosion and with the advent of industrial revolution, the pressure on the absorptive capacity of the environment has increased tremendously. Population explosion और industrial revolution की वजह से क्या हुआ है कि जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है एनवायरमेंट की उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और जो है एनवायरमेंट का एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से हम लोग बहुत ज्यादा बाहर आ रहे हैं। We are now faced with increased demand. It will be demand. इसकी स्पेलिंग मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। So now we are faced with increased demand for environmental resources and services, but their supply is limited due to overuse and misuse. Clear है ये चीज? Hence, the environmental issues of waste generation and pollution have become critical today. और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो इश्यूज है किससे रिलेटेड, इन्वायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू वेस्ट जनरेशन और जो पोल्यूशन है वो क्या हो गए, वो बहुत ही क्रिटिकल बन गए हैं आज की डेट में, ठीक है।
तो आई गेस इतनी सारी चीजें जो थी वो आप लोगों को क्लियर हो गई। यहाँ पर हमने जो है बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजों को देखा है। इन्वायरमेंट से जो बेसिक रिलेटेड चीजें हैं लाइक फंक्शंस क्या हो गए, क्या रीजंस है इन्वायरमेंटल क्राइसिस के, जो रिवर्सल है सप्लाई डिमांड में वो क्यों हो रहा है, इन चीजों को जो है हम लोगों ने समझा है। अब इसमें ये जो वेरियस रीजंस है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, एक ये पर्टिकुलर चीज है भाई अभी जो है हमारी छूटी है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। ये ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन को हम लोग जो है थोड़ा डिटेल में सेपरेटली एक जो है वीडियो में देखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, वो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन को जो है समझने वाले हैं थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में, ताकि आपके पास में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, चीजें जो है वो आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर आउट हो जाए। एंड आई होप सो कि ये जो वेरियस अभी जो एक बेसिक चीज है जो हम लोगों ने देखी रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ये सारी चीजें भी आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर आउट हो गई है। ना एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनो, और वो ये है कि अनअकैडमी पर जो CUET के बैचेस है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। CUET जो कि आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम बन चुका है, राइट। सभी लोगों को जो है मतलब मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी गिविंग दिस, कुछ 1, 2, 4, 10% ही बच्चे होंगे जो कि CUET नहीं अटेम्प्ट करेंगे। तो CUET जो कि एक मेजर एग्जाम बन गया है, तो उसकी प्रिपरेशन करना भी जरूरी है। एंड अनअकैडमी जो है वो आप लोगों को पूरी अपॉर्चुनिटी और पूरे जो है ना ऐशो आराम प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली टू प्रिपेयर फॉर योर CUET एग्जामिनेशन। अनअकैडमी पर आपको जो है CUET से रिलेटेड सारी जो बैचेस है वो मिल जाएंगे, इन दी सेंस आपका जो है GT जनरल टेस्ट हो गया, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया, लैंग्वेजेस हो गए, ये सब कुछ जो है ये आप लोगों को प्रॉपरली प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं। इसके अपार्ट फॉर क्लास 11 स्पेसिफिकली वी हैव द इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, जहां पर आपका जो है ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ही डिटेल मैनर में कवर करवाया जा रहा है। एंड फॉर क्लास 12 वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच, ठीक है। तो इट इज बेसिकली फॉर क्लास 12, जिसमें जो है आपका पूरा जो ह्यूमैनिटीज का सिलेबस है, जो पूरे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं वो कवर करवाए जा रहे हैं। इन सारी ही जो बैचेस हैं इनकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इनमें एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो, और इस बेनिफिट को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करो। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स पाने के लिए याद रखना कि आप लोगों को कोड यूज करना है साक्षी V, SAKSHIV। इसके अपार्ट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल का, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग जो यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल, उस पर क्या चल रहा है, ठीक है। वेरियस अपडेट्स कब किस टाइम पर कौन से एजुकेटर का कौन सा वीडियो आएगा, क्या हो रहा है चैनल पर, कब कौन सा वीडियो आएगा, एवरीथिंग विल बी लाइक अपडेटेड यू थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल सोशल स्कूल। तो इसकी लिंक जो है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप सो कि इस पार्ट में पढ़ा हुआ हर एक चीज जो है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है एंड अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू।